Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of 3.1 एक्सरसाइज। और ये आज 3.1 एक्सरसाइज का आखिरी लेक्चर है जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 इसको कवर करना है। बहुत इंटरेस्टिंग और इजी लेक्चर है। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इफ, ये देखें एक मैट्रिक्स एक्स है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। आप जानते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं, ये बेसिक जो बुनियादी चीज है कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे बराबर का निशान आता है, और दूसरी साइड पे है -1, 5, 12 एंड 3, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल है। इधर भी इसी तरह से ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर है, और साथ में एक्स आ रहा है, और दूसरी साइड पे भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है। तो इसमें से जो मैट्रिक एक्स है उसकी हमने कीमत फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी है, आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसका मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि आप इससे पहले 9th क्लास के अंदर क्रैमर रूल के जरिए और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए ये इक्वेशंस थी इस तरह की, आप उनको सॉल्व करना सीख चुके हैं। ये एक क्वेश्चन थोड़ा गौर से समझ लीजिए, फिर आपके लिए बड़ी आसानी होगी बाकी जो मैं बात बताने वाला हूँ वो समझने के लिए। आप क्या करते थे, आप 9th क्लास के अंदर ऐसे मैट्रिक्स बना लेते थे, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक वेरिएबल मैट्रिक्स और एक कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये वाला। और फिर उसके बाद आप क्या करते थे, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता था इसको ए का नाम देते थे, ये जो वेरिएबल वाला इसको एक्स का नाम देते थे, और ये वाला जो था ये, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, बिकॉज ये रेक्टेंगल ही हमेशा बना करता था, इसको आप बी का नाम देते थे। फिर उसके बाद अगर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मैं बात करूं तो ये ए इधर है, ये बी इधर है, ये बी। तो आप क्या करते, दोनों साइडों से ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया करते थे ऐसे। तो ये इनवर्स और ये दोनों आइडेंटिटी बना देते हैं, इस वजह से ये अकेला एक्स आ जाता है, और इस साइड पे ए इनवर्स इंटू बी आ जाया करता था। फिर आप एक्स की कीमत निकालते थे ए इनवर्स का फार्मूला पुट करके। वो कैसे, ऐसे ए डिटर्मिनेंट और यहाँ पे लिखते थे एडजॉइंट ऑफ ए और साथ बी को ज़रब दे देते थे। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है ये इनवर्स का फार्मूला है। एग्जैक्टली 100% ये आपको चीज बना के दे दी गई है, ये वाली ए एक्स, और दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स है उसको बी का नाम देंगे। तो आपने इनवर्स फाइंड करना है, सिंपल इज दैट। ये देख लें, ये एक्स है, एक्स के साथ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं अगर इसको यूं लिख लूं एक्स और इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे दूं, दूसरी साइड वाला जो मैट्रिक्स है इसको बी का नाम दे दूं। अब यहाँ पे जो होता था, ये लेफ्ट साइड पे ए था, राइट साइड पे एक्स था, तो आप जब मल्टीप्लाई करते थे इनवर्स को तब आप मल्टीप्लाई करते थे लेफ्ट साइड से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है। जब ए लेफ्ट साइड पे है तो आप लेफ्ट साइड पे ए का इनवर्स मल्टीप्लाई करते थे, इधर भी लेफ्ट पे मल्टीप्लाई होता था। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे राइट साइड पे ए आ रहा है, हम ए को यहाँ से ख़त्म करके इस साइड पे अपेयर करवाना चाह रहे हैं, तो देखें ये एक्स ए है, अब राइट साइड से इसका इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बी इंटू ए इनवर्स, दोनों साइड पे इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा करने से होगा क्या, वो ये कि ये दोनों तो मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे आइडेंटिटी, और इधर क्या आ जाएगा बी इंटू ए इनवर्स। और ये जब आपस में आइडेंटिटी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती है जैसे रियल नंबर्स के अंदर वन बिहेव करता है, कि उससे जो भी ज़रब होता है नंबर एग्जैक्टली वही आ जाता है। तो मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा है कि इसके साथ जो भी मैट्रिक्स ज़रब होगा वही आ जाएगा। तो ये देखें, ये वाला हमारा जो तरीकाकार होगा हम इसको अपनाएंगे और एक्स की कीमत निकाल लेंगे। मतलब क्या, मतलब ए का इन्वर्स मालूम करेंगे और बी पहले से मौजूद है, फिर इन्वर्स को और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन मालूम हो, जो हम करना चाह रहे हैं साबित या मालूम करना चाह रहे हैं वो मालूम हो जाएगा। सो ये मैं सारा स्टेप उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ कि x इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स, और फिर उसके बाद देखिए मैं लिखता हूँ x मैट्रिक्स, फिर b लिखता हूँ, b मैट्रिक्स एक दफ़ा वैसे ही लिख देते हैं, इस इनवर्स की डेफिनेशन को अप्लाई कर देते हैं। इनवर्स का मतलब होता है उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर स्क्वायर होगा तो, ठीक है ना।
स्क्वायर मैट्रिक्स शर्त है, और साथ फिर उसी का ही एडजॉइंट यानी ए का ही एडजॉइंट। अब देख लें, यहाँ पे मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ कीमतें सारी। पहले बी है, तो बी मैट्रिक्स की कीमत क्या है, वो -1 5 12 एंड 3। साथ में क्या है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट देख लें ए का, आपको पता है ये दोनों आपस में ज़रब होते हैं, 5 1 5, और फिर माइनस इन दो की प्रोडक्ट होती है। अब देखें ये -4 बन रहा है ऐसे, और साथ में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट किसको कहते हैं, इन दो की पोजीशन चेंज कर देना, यानी 1 इधर आ गया 5 इधर आ गया, और इन दो के साइन चेंज कर देना। ये प्लस था माइनस बन गया, ये माइनस था प्लस बन गया। सो इसको कहते हैं एडजॉइंट। ठीक है, तो ये हमने जो मेन चीज़ें थी वो पुट कर दी हैं इस फार्मूले के अंदर। और उसके बाद भी देख लें, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये नीचे माइनस इंटू माइनस ये प्लस बनेगा, 5 + 4 9 बन जाएगा। तो इस 9 को हम पहले लिख लेते हैं, और ये जो मैट्रिक्स आपस में ज़रब हो रहे हैं इनको बाद में लिख देते हैं। लें जी, जो शायद मुश्किल काम था वो ख़त्म हो चुका है। मुश्किल तो मैथ में कुछ नहीं होता, बट अगर थोड़ा सा टेक्निकली देखा जाए तो यही काम था इसके अंदर, वो हमने परफॉर्म कर दिया। अब दो मैट्रिक्स की जस्ट ज़रब है। ज़रब बहुत ही आसान काम होता है कि आप फर्स्ट रो को पकड़ें, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू प्लस ये -1, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 10, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2, और फिर 25। ये 12 1 12 जमा 6, फिर ये 12 2 24, और 3 5 15। ठीक है, अब ये फाइनल स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं, ये 15 आ गया। तो मैं इधर लिख देता हूँ सिमिलरली, दिस इज x इक्वल टू 1/9। और ये जो मैट्रिक्स बन गया था, अब इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख लें, ये बन जाएगा 10 -1 तो +9, और ये बन जाएगा 27, ये बन जाएगा 18, और ये -9। फिर उसके बाद ये जो बाहर वाला 1/9 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 9/9 ये 1 आ जाएगा, 27 9 3 27 आ जाएगा, 9 2 18 आ जाएगा, और फिर ये -9 1 9 आ गया। ठीक हो गया, तो ये जो लास्ट में आपको नज़र आ रहा है x इज इक्वल टू 1 3 2 एंड -1, एंड दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स x। ये x मैट्रिक्स की वो वैल्यू है जो हम फाइंड करना चाह रहे थे, और बड़ी ही आसानी के साथ हमने इसको फाइंड कर लिया। जस्ट ये कंसेप्ट आपको पता था, फिर ही ये मालूम हो सके। उसके बाद देख लें पार्ट नंबर 2 नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये तो हम पार्ट सॉल्व कर लिया, अब इस पार्ट की बारी है। अब इसको अगर मैं लिखूं, दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज एक्स इक्वल के नीचे इक्वल, एंड दिस इज बी। अब देख लें, ये लेफ्ट साइड पे ए है, ये एक दफ़ा वैसे ही आ गया। अब लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे इनवर्स को, तो इधर भी फिर लेफ्ट साइड पे ही होगा। हाँ, मैथमेटिक्स के अंदर आप याद रखिए, कॉम्यूटेटिव लॉ जिन जगहों पे होल्ड नहीं करता, वहां पे ये लेफ्ट राइट वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर हर दफ़ा कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, इसलिए यहाँ पे काफ़ी एहतियात बरतनी पड़ती है। ये एग्जैक्टली वही चीज़ मैं दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स था, स्क्वायर था, तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। उसको नाम दे दिया ए का, फिर एक्स वैसे आ गया, ये बी मैट्रिक्स आ गया। अब इस ए को खत्म करना है, या आप कह दें उर्फे आम में कि इसको यहाँ से उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ डिवाइड होगा, लेकिन मैट्रिक्स डिवाइड नहीं हुआ करते, इनके अंदर इन्वर्स होता है। तो उसका ये तरीका कार है। ये लास्ट वाली इक्वेशन बन गई, जैसे पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन बनाई थी एक्जैक्टली वैसे ही बन चुकी है। सो हम इसको यूज़ कर लेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्या है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो जो इनवर्स होता है इसकी डेफिनेशन होती है कि जिसके ऊपर -1 हो उसका डिटर्मिनेंट बटे के नीचे, और फिर साथ उसका एडजॉइंट ज़रब होता है, और साथ में ही मैट्रिक्स बी आ रहा है। ये जो डेफिनेशन है ये इनवर्स की हमने अप्लाई कर दी, दिस इज इक्वल टू एक्स। अब 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ए है जनाब, ये वाला डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, ये दोनों आपस में ज़रब होते हैं, ये बन जाएगा 5 1 5, माइनस फिर इन दो की मल्टीप्लीकेशन है, और ये बन जाएगा -4।
वही पहले वाले मैट्रिक्स है, साथ में आ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट का मतलब इन दोनों की आपने पोजीशन चेंज कर देनी, 1 इधर ले आना है, 5 इधर, और इन दो के साइन चेंज कर देने हैं। जो +2 था वो -2 बन गया, जो -2 है वो +2 बन गया। उसके बाद साथ ज़रूर हो रहा है बी मैट्रिक्स। बी की कीमत लगा देंगे या बी इस केस के अंदर, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बिकॉज जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें ये कंसेप्ट हमें काम देगा कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता फिर उस वक्त क्या करना है। अब देख लें, ये तो 5 और ये 9 बन गया। दो मैट्रिक्स की ज़रूरत है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 2 1 2 -5 ज़रब 2 10, फिर ये 1, फिर ये -20, फिर ये 2 ज़रब 2 4 और 5 ज़रब 5 25, फिर 2 1 2 और 50। अब देख लें, ये -8 बन गया, और जो दूसरा है उसके साथ मैं दो काम इस स्टेप के अंदर करने वाला हूँ। एक तो ये देख लें, इन दो को सब्ट्रैक्ट कर दें, -8 और एक ये 22 से ज़रब हो रहा है, तो ये -8/9 बन गया। फिर ये -19 बनेगा, और ये वाला 9 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बटे में, तो ये ऐसे आ जाएगा, 25 जमा 4 29, और बटे वाला 9 बाहर वाला, 50 और 2 ये 52 हो गया, 52 और बाहर वाला 9। तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 की तरह ही था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी स्पीड लगा दी थी एडिटिंग के दौरान, तो इससे परेशान नहीं होना आपने। उसके बाद आ जाते हैं 13 पार्ट के अंदर। अब देख लें, जो मैं बार बार बात कर रहा था कि आपने स्क्वायर मैट्रिक्स का ख्याल रखना है, तो अब ये देख लें कि ये मैट्रिक्स, इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसमें जो नंबर ऑफ रोज़ हैं ये इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। हाँ, अलबत्ता देखा जाए तो फाइंड द मैट्रिक्स ए, तो इसमें एक्स की जगह ए लिख दिया है, काम वही है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज अब यहाँ पे तो वो इन्वर्स वाला तरीकाकार नहीं चलेगा स्क्वायर ना होने की वजह से। तो फिर क्या करेंगे, फिर आप देख लें कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किस वक्त होती है। आपने ये रूल पढ़ा होगा ऐसे, पहला जो मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर होता है m×n, और जो दूसरा मैट्रिक्स होता है उसका भी m×n। ये वाली चीज़ आपको टीचर ने बताई होगी 9th क्लास के अंदर, ज़रब जब आप पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन, कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो एक बराबर होनी चाहिए, फिर ज़रब मुमकिन होती है। तो पहले के अंदर कॉलम देख लें, ये 2 कॉलम है, तो ये जो ए है मैट्रिक्स, ये आपने एक फ़र्ज कर लेना है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर इस कॉलम के बराबर रोज हों। लेट ए इज इक्वल टू दो रोज। ये देखें, दोबारा बता देता हूँ, दो मैट्रिक्स ज़रब हो रहे हैं, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हों या स्क्वायर मैट्रिक्स हों, जो मर्जी हो, लेकिन ज़रब सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होती है जब पहले के कॉलम और दूसरे के रोज बराबर हों, तादाद उनकी। तो इसमें 2 कॉलम्स हैं, तो जो ए मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज होनी चाहिए। तो हमने फ़र्ज़ किया कि एक रो ये वाली है और दूसरी रो नीचे सी और डी वाली, ये 2 रोज हैं, ठीक है, ये फ़र्ज़ कर लिया। जैसे ही हमने ये फ़र्ज़ किया, तो अब मैं इस ए की जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। सो जो स्टेटमेंट है वो कैसे बन जाएगी, 1 जो पार्ट है ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ये भैया जो 5 0 और 3 वाला था ये वैसे ही आ गया, फिर -1 0 एंड 1 वाला भी वैसे ही आ गया। उसके साथ मैट्रिक्स ए ज़रब हो रहा था, ए बी सी एंड डी, ये तो हमने खुद से अब लिखा है ना, तो ये जनाब इक्वल किसके है, 3 0 7 -7 0 एंड 2 इसके इक्वल है। तो जो दरमियान में ऑपरेशन है, मतलब कि दो मैट्रिक्स ज़रब हो रहे हैं, तो इनकी ज़रब परफॉर्म कर दें। कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 जब ए से ज़रब होगा तो ये 5a, फिर ये इससे ज़रब होगा तो -c। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5b से ज़रब होगा तो ये 5b -d1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -d। फिर ये 0 जब ज़रब होगी फर्स्ट रो से, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये a से 0 c से 0, फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगी 0 + 0, और ये फिर जब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से होगी तो ये 3a + c, और जब इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगी 3b + d। लेफ्ट साइड पे तो हमने सॉल्व कर लिया, राइट साइड पे देख लें, 3 0 7 कॉलम है, फिर -7 0 एंड 2 कॉलम है।
तो ये देख लें दोनों साइड पे हमने ये परफॉर्म कर दिया। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। इक्वल सिर्फ उसी वक्त ही हो सकते हैं जब पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के। अब देख लें इनके दरमियान 5a-c है, ऐड नहीं हो रहा। ये 5b-d है, ऐड नहीं हो रहा। ये ऐड हो रहे हैं 0+0, ये एक दफ़ा 0 लिख दें, ये भी 0+0 एक दफ़ा 0। ये बन जाएगा 3a+c, ये बन जाएगा 3b+d, एंड दिस इज इक्वल टू अगेन वही मैट्रिक्स 307, और इधर है जी -7 0 एंड 2। ठीक हो गया। दो मैट्रिक्स जैसे मैं बता रहा था उसी वक्त इक्वल होते हैं अगर पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल गई 5a-c, दिस इज इक्वल टू 3, और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होता है 5b-d, दिस इज इक्वल टू -7। तीसरा एलिमेंट 0 0 के बराबर 0, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3a+c लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 7, और 3b+d, दिस इज इक्वल टू 2। ये चार इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व इसका आपने रूल पढ़ा होगा कि जब एक से ज़्यादा वेरिएबल या अननोन कीमतें आती हैं फिर आप एक जैसी इक्वेशंस ढूंढते हैं। ये जो इक्वेशन है इसमें ए और सी है, चलो नंबरिंग दे लेते हैं, आपके लिए आसानी होगी इसको नेक्स्ट जो प्रोसेस है परफॉर्म करते हुए। अब आपने करना क्या है, आपने ऐसे करना है कि ये ए और सी अननोन और इधर भी ए और सी है, इन दो इक्वेशंस को इकट्ठा परफॉर्म कर लेना है। कोई भी ऑपरेशन चेक कर लें कॉफिशेंट्स इक्वल करने वाला, तो सी का कॉफिशेंट 1 है, इस सी का भी 1 है, ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, तो अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 3 ऐड करने से ये क्या होगा, ये 5 + 3 8 ए बन जाएगा, माइनस का सी है प्लस सी से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 7 है ये 3 में ऐड होके 10 बन जाएगा, और यहाँ से ए की कीमत निकल आएगी 2 4 8 और 2 5 10, नहीं 2 5 ऊपर आएगा और 4 नीचे आएगा बिकॉज दूसरी साइड से डिवाइड करने आएगा। इसी तरह से ये जो इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 4 है, इधर बी डी है, इधर भी बी डी है, इस डी का कॉफिशेंट 1 है, इसका भी 1 है, ये -1 है, ये +1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो डी ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ पे लिख दें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करने से, जैसे ही ऐड करेंगे 5b+3b तो ये 8b हो गया, -d+d से कैंसिल, और ये -7+2 बाकी रह गया -5, और यहाँ से b की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो ये बन जाएगा -5/8। ठीक है, अब ए बी की कीमत आ गई है, सी की निकालनी हो तो आप थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूँ, ए की कीमत को पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर 1 में तो ये बन जाएगा 5, ए की जगह आ जाएगा 5/4, और ये इक्वल आ गया -c = 3। अब देख लें 5 5 ये 25/4, ये जो 3 है प्लस का इस साइड पे माइनस होगा, ये माइनस इसको उस साइड पे लिखें तो ये प्लस बन जाएगी, और फिर इस चीज़ का एलसीएम ले लें 4, और ये बन गया 25 - 12, दिस इज 13/4। सो सी की कीमत आ गई। इसी तरह किसी भी इक्वेशन के अंदर इधर बी की कीमत रख लें तो डी की कीमत आपको मिल जाएगी, और डी की कीमत क्या निकलेगी, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज ये 5, और बी की जगह पे -5/8 माइनस डी इक्वल टू -7। डी की वैल्यू हमें चाहिए, इन दोनों को आपस में परफॉर्म करते हैं, ये बन जाएगा -25/8, ये माइनस डी है, इसको उस साइड पे ले जाएं, ये पॉजिटिव बन जाएगा,
7 को इधर ले आए, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव बन गया। अब इनका ले लें एलसीएम, 7 8 56 माइनस 25, तो जो डी की वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 31/8। ये डी की वैल्यू। अब 4 वैल्यूज आ चुकी हैं, ए बी सी और डी। तो जो मैट्रिक्स हमने फ़र्ज किया था उसके अंदर ए बी सी और डी की वैल्यू पुट कर दें। तो जो ए है ये आ गया 5/4, बी आ गया -5/8, सी की कीमत आ गई 13/4 और डी की कीमत आ गई 31/8। तो ये जनाब जो मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है ये वो अननोन मैट्रिक्स ए था कि जिसको हम फाइंड करने चले थे। अब देख लें कितना आसान था कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन थे आपको तो आपने स्क्वायर मैट्रिक्स के ज़रिए इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए जो अननोन मैट्रिक्स था उसको मालूम कर लिया था। लेकिन इस पार्ट के अंदर आपने देखा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ज़रब हो रहा था, इस वजह से हम वो इन्वर्स वाला मेथड तो यूज़ नहीं कर सकते। इधर देख लें पार्ट नंबर जो 2 है, अब इसको सॉल्व करेंगे और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ए के साथ जो मैट्रिक्स ज़रब हो रहा है, जो मैट्रिक्स ए के साथ ज़रब हो रहा है, ये तो वो मैट्रिक्स बन रहा है, क्या कहते हैं उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप इसको कोई भी नाम दे दें। अगर इधर ए आ रहा है तो आप इसको एक्स का नाम दे दें, ये ए है, और दूसरी साइड पे इसको बी का नाम दे दें। अब ये स्क्वायर था तो स्क्वायर को तो सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, लेकिन ये राइट साइड से, सॉरी, इस एक्स को ख़त्म करना है ना, एक्स को दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो ये कन्फ्यूजन इसलिए हो रही है कि पहले हमने ए इसको नाम दिया था, एक्स जो था वो मालूम करना था। अब हमने एक्स को दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो एक्स का इन्वर्स दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे लेफ्ट साइड से। तो ये एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा और वो ए बना देगा। दूसरी साइड पे एक्स इनवर्स इनटू बी है। तो ये हमें एक वो मिल गया क्लू कि हमने एक्स का इन्वर्स मालूम करके बी से मल्टीप्लाई कर देना, तो जो अननोन मैट्रिक्स होगा वो मालूम हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, ये स्क्वायर था इसलिए ये आसान काम है, ये स्क्वायर नहीं था मैट्रिक्स इसलिए ये आसान थोड़ा सा नहीं था। अलबत्ता था आसान ही, लेकिन उस तरह नहीं था जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट किए। अब देखें ये मैट्रिक्स ए है, दिस इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी। अब जो इनवर्स होता है उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दें। इनवर्स का मतलब होता है उसका डिटर्मिनेंट बटे में उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, और उसको ज़रा एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है कि इन दो को आपस में ज़रब दे दें, 2 ज़रब 2 ये 4 हो गया, माइनस, और फिर इन दो का प्रोडक्ट माइनस इंटू माइनस प्लस, ये +1 आ गया ऐसे। फिर इसका एडजॉइंट है एक्स का, एडजॉइंट कहते हैं ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इन दो की पोजीशन चेंज कर देना, और जो दूसरा डायगोनल है उसके साइन चेंज कर देना, ये +1 और साथ है बी, बी मैट्रिक्स, ये बी है, ये आ गया 0 3 -3 3 8 एंड -7। ठीक हो गया। अब देख लें कि ये 4 -1 ये 3 आ गया। दो मैट्रिक्स की ज़रब है। पहला हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है या नहीं, तो पहले के कॉलम ये दो, दूसरे की दो रोज हैं, प्रोडक्ट तो हो सकती है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 0 0 +3 1 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 ज़रब 2 6 माइनस का +3, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 16 -7 1 7, और ये इससे ज़रब होगा तो 0 +3 ज़रब, और दूसरा ज़रब होगा तो 6, फिर ये ज़रब होगा तो 8 -14, 1/3, 3 + 0 इज़ 3, -3, 16 में 7 9, ये 6, ये +3 और ये -6। ठीक हो गया। ये ए मैट्रिक्स हम मालूम कर रहे हैं, लेकिन अभी ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होना है। जैसे ही 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये देखें 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और जो ए मैट्रिक्स है इसका पहला एलिमेंट बन गया 1, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1, फिर 3 3 9, और फिर इधर 3 2 6, फिर 3 1 3, फिर 3 2 6। तो ये ए मैट्रिक्स है जो कि हम मालूम कर चुके हैं। मालूम कैसे किया है वो आपने देख ही लिया है कि हम इन्वर्स मेथड, जो इन्वर्जन मेथड है उसको अगेन यूज़ किया और उसके ज़रिए से इन्वर्स लेके तो ए की कीमत मालूम कर चुके हैं, और यही आंसर है इसका। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है शो दैट, अगर ये वाली चीज़ जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स से ज़रब हो तो फिर
ये जवाब जो बनता है I3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर यानी जिसके अंदर 3 रोज हो और 3 ही कॉलम हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन के लिए पहली शर्त यह है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, ऐसे को I3 बोलते हैं। तो जब आपने इसको मालूम करना है तो इसकी राइट साइड पे R कॉमन आना चाहिए ऐसे, और बाकी I3 बनना चाहिए, या इधर R आना चाहिए ऐसे। तो अब देखते हैं हम कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा इसके अंदर टेक्निक है, और वो ये कि ये लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो 2 मैट्रिक्स हैं, ये वाला मैट्रिक्स इससे ज़रब हो रहा है, तो आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड से, और फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करके पहला एलिमेंट बना दें। ये देखें, ये R कॉज ये फाई है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन जाएगा R कॉज स्केयर फाई। दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू 0, और जो तीसरा एलिमेंट है ये तीसरे से ज़रब होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, आर है और साथ में साइन फाई से मल्टीप्लाई होके साइन फाई का स्केयर आ गया। तो ये पहला एलिमेंट बन गया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट हो गया। अब उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आर कॉस फाई जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, ये दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, ये तीसरा जब तीसरे से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। फिर आगे आ जाते हैं हम थर्ड कॉलम में। ये देख लें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आर कॉस फाई, और इधर जो है वो साइन फाई है, इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से 0 और तीसरा एलिमेंट तीसरे से, ये माइनस है ये प्लस है, सो इधर माइनस आएगा, माइनस आर है, और एक है साइन फाई और दूसरा है जनाब कॉस फाई, ये। और फिर दूसरी रो में आ गए तो ये होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से ज़रब 0, दूसरा दूसरे से 0, और तीसरा एलिमेंट तीसरे से ये भी 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से 0, दूसरा दूसरे से, और फिर तीसरा तीसरे से। इसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, आर फिर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा 0, और फिर ये तीसरे से मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब आ जाते हैं थर्ड रो के अंदर, ये थर्ड रो है, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, पहला एलिमेंट पहले से ज़रब, ये बन जाएगा आर साइन फाई कॉस फाई, प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से ज़रब 0, तीसरा एलिमेंट तीसरे से, तो ये माइनस आर, एक साइन है दूसरा कॉज है। फिर उसके बाद ये दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, पहला पहले के साथ 0, दूसरा दूसरे के साथ 0, और तीसरा तीसरे के साथ ये 0। उसके बाद इधर आ जाइए आखिरी में, आखिरी कॉलम में, ये आखिरी कॉलम में पहला एलिमेंट पहले के साथ, ये बन जाएगा आर, और फिर साइन स्केयर फाई, क्यों ये भी साइन फाई है ये भी साइन फाई है, दूसरा एलिमेंट दूसरे से ज़रब होगा तो ये बन गया 0, तीसरा एलिमेंट तीसरे से ज़रब होगा तो ये कॉस फाई, ये भी कॉस फाई, साथ में आर लगा हुआ है तो ये बन जाएगा आर कॉस स्केयर फाई। काफ़ी सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे सिंपल हो गई हैं, हमें पता चल गया कैसे। ये इन दोनों में से आर कॉमन आ रहा है, और बाकी क्या बच गया, कॉस स्केयर फाई और ये साइन स्केयर फाई। अगर मैं साइन को पहले लिख दूं और कॉस को बाद में लिख दूं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, ये कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन के अंदर होल्ड करता है, हम जगह चेंज कर सकते हैं। इनको अगर देख लें तो ये आर कॉस फाई साइन फाई है, और ये नेगेटिव का है तो ये कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे 0 आ गया। इधर आ जाइए, सबका सम 0, इधर आ जाइए आर, इधर सबका सम 0, और इधर देख लें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल 0, ये भी 0,
और इस चीज़ को देख लें, दोनों में से आर कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया, साइन स्केयर फाई प्लस कॉस स्केयर फाई। तो आप एक बेसिक आइडेंटिटी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल 1 होता है। इसकी जगह पे जब 1 आया तो ये आर आ गया, फिर ये उसके बाद दूसरा एलिमेंट ज़ीरो है, तीसरा भी ज़ीरो है, ये ज़ीरो, ये आर, और ये भी ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, और ये साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, ये भी 1 आर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का तो फाइनल आंसर ये आ गया। राइट हैंड साइड ये मैंने यहाँ पे रफ में लिखी थी, चलें आप इसको ही कंसीडर कर लें। तो ये जब आर अंदर मल्टीप्लाई हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ तो ये आर 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 आ गया। तो आप देख लें कि जो राइट हैंड साइड का आंसर है वही लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो आप क्या लास्ट में लिखेंगे, आप लिखेंगे सो प्रूव्ड। तो ये था जी एक्सरसाइज 3.1 का आखिरी क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ किया, एंगल्स की प्रोडक्ट थी वो परफॉर्म की। और उससे पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 13 के 2 पार्ट। एक था इसके अंदर जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था उसकी प्रोडक्ट थी, तो उसको हम इन्वर्स के मेथड से नहीं सॉल्व कर सके। हाँ, अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 12 और फिर उसके बाद 13 का जो दूसरा पार्ट था इसको हमने इन्वर्स के मेथड से ज़रूर सॉल्व किया। और जो क्वेश्चन नंबर 14 था, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन वो खोदा पहाड़ निकला चूहा, बहुत ही आसान और छोटा सा ये क्वेश्चन था, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 के अंदर। अपने इस चैनल का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, दोस्तों के साथ, उस्ताज़ा के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।